नमस्कार, मैं विजयपाल जीके सीरीज़ हिस्ट्री पार्ट 13 में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का लास्ट पार्ट है। इसका टाइम पीरियड 750 एडी से लेकर के ना 1200 एडी के बीच के जो मेन डायनेस्टीज़ हैं उनको इसमें कवर किया गया है। इस पार्ट के भी 2 वीडियो बनेंगे। बाकी जैसे हम पिछले सीरीज़ में बात कर रहे हैं, इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और अगले इसका जो पार्ट बी बनेगा उसमें हम इसके बेस पे क्वेश्चंस बनाएंगे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे वो स्कूल एग्ज़ाम्स हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बातें करते हो। तो शुरू करते हैं हम मेन पॉइंट्स के साथ अपनी बातों को। मेन पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड, यानी कि इस पीरियड में मेन क्या क्या ऐतिहासिक फीचर्स रही हैं, किस प्रकार का चेंजेस है, ये हमें जानना है। सेकंड पॉइंट, हमने 3 टॉपिक्स मींस 3 डायनेस्टीज़, मेन डायनेस्टीज़ को इसमें कलेक्ट किया है। पहला है त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्रिपलेट स्ट्रगल। 3 राज्य हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। वेस्ट में प्रतिहार है, ईस्ट में पाल हैं और साउथ में राष्ट्रकूट हैं। ये सभी कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में एक फेमस जगह है उस पर अपना अधिकार करने के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। लगभग 200 सालों तक इनका संघर्ष चलता है, इसलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। दूसरा जो मेन डायनेस्टीज हमने लिया है वो साउथ की ली है। उसमें चालुक्य और चोल 2 प्रमुख है। चालुक्यों की 2 ब्रांचेज हैं, पश्चिमी और पूर्वी चालुक्य, इन दोनों को एक किया गया है और ये साउथ में अपना सुपीरियोरिटी या अपना प्रभुत्व जमाने के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। तीसरा जो डायनेस्टीज़ का ग्रुप है वो राजपूत डायनेस्टीज़ है, राजवंश है, जो इस वीडियो में हमने कवर किया है। इसमें मेन राजपूत डायनेस्टीज़ जो हमने कवर किया है वो मालवा के परमार, कन्नौज के गहड़वाल, अजमेर के चौहान, दिल्ली के तोमर और जेजा भुक्ती या बुंदेलखंड के चंदेल और जबलपुर में कलचुरी। ये मेन राजपूत डायनेस्टीज़ हैं जो हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगला जो सेगमेंट हमारा है वो है ये सभी मेन डायनेस्टीज़ हैं, इनकी स्पेशल अचीवमेंट्स क्या है, विशेष उपलब्धियां क्या हैं उसके बारे में, और लास्ट में जो फेमस रूलर्स हैं उनकी क्या ख़ास अचीवमेंट्स हैं। समाज, धर्म, राजनीति, अर्थनीति, संस्कृति, यानी कि सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और कल्चर की मेन बातें हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे जो इस पार्ट बी में आएगा कि विभिन्न जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का शेप या उसका जो नेचर है वो किस प्रकार का रहेगा। तो 2 वीडियोज़ में हमें इसको कवर करना है। मेन फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो इस समय कोई अखिल भारतीय राज्य या साम्राज्य नहीं है, मतलब ऑल इंडिया लेवल का ऐसा कोई अभी एम्पायर हमें या रूल हमें देखने को नहीं मिलता है। हालांकि अनेक रीजनल डायनेस्टीज़ इस समय हैं जिसके बारे में ऊपर हमने बात की है और वो सभी आपस में स्ट्रगल करते हैं, एक दूसरे से अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए एक दूसरे से स्ट्रगल करते रहते हैं। चाहे वो नॉर्थ इंडिया की बात हो चाहे वो साउथ इंडिया की बात हो, दोनों में सेम फीचर्स हमें देखने को मिलती है। उत्तर भारत में 200 सालों का जो पीरियड है 750 से 950 के बीच में, ये कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 शक्तियां हैं। पश्चिम में प्रतिहार, पूर्व में बंगाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट, इनका स्ट्रगल होता है। साउथ में हम बात कर चुके हैं पहले भी कि साउथ में राष्ट्रकूट का जब डिक्लाइन हो जाता है तो उनके स्थान पे चालुक्यों का राइज होता है और पल्लवों के डिक्लाइन होने पर चोलों का राइज होता है। इन 2 नई शक्तियों का उत्थान होता है और 750 से 1200 के बीच अनेक राजपूत जो डायनेस्टीज़ हैं उनका राइज एंड डिक्लाइन, दोनों प्रकार की चीज़ें हमें देखने को इस समय में मिलती है। तो ये मेन पॉलिटिकल फीचर्स हैं इस पीरियड के बारे में। नेक्स्ट हम इन तीनों जो ग्रुप हमने डायनेस्टीज बनाए हैं इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी हम बात करते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष है, ट्रिपलेट स्ट्रगल है,
इसमें 3 पावर्स हैं। वेस्ट में प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानते हैं। ईस्ट में पाल है जो बंगाल क्षेत्र में है, और साउथ में या महाराष्ट्र वाला इलाका है, इसमें राष्ट्रकूट है। हर्षवर्धन की डेथ के बाद उत्तर भारत में अव्यवस्था फैल जाती है, और इस पूरी सिचुएशन में कन्नौज जो हर्षवर्धन की एक राजधानी रहता है, हर्षवर्धन की 2 एक प्रकार से राजधानी है, एक थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है और दूसरा कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। तो कन्नौज का सामरिक महत्व है, मतलब एक प्रकार से ये पूरा क्षेत्र है, ये इकोनॉमिकली पावरफुल है, प्लस में स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सामरिक महत्व की दृष्टि से अगर इस इलाके पे कंट्रोल करना है तो पूरे उत्तर भारत को कवर किया जा सकता है। इसी वजह से इस पे अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों के बीच में संघर्ष चलता है। मुख्य तौर पे प्रतिहार और पालों के बीच में ही स्ट्रगल रहा है। राष्ट्रकूट बीच बीच में आए हैं, लेकिन जब भी आए हैं डिसेसिव रोल उनका रहा है, निर्णायक भूमिका रही है। यानी कि पाल और प्रतिहार आपस में एक दूसरे को हराते हैं, लेकिन जैसे राष्ट्रकूट आते हैं उनको दोनों को हरा देते हैं। और ये स्ट्रगल 2 शताब्दियों तक, लगभग 200 सालों तक चलता है। और इसका रिजल्ट ये आता है कि इस संघर्ष में तीनों शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और अंततः उन सब का डिक्लाइन हो जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे। इसमें हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार का पॉलिटिकल सिनारियो है, किस प्रकार का पॉलिटिकल पिक्चर है। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो यहाँ 2 ग्रुप हैं, चालुक्य जिसके 2 पार्ट हैं, पूर्वी और पश्चिमी चालुक्य, और दूसरा चोल। इन दोनों के बीच में स्ट्रगल है। मध्य और पश्चिमी भारत है, यानी कि सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया है। यहाँ पर राष्ट्रकूटों के डिक्लाइन के बाद चालुक्यों की शक्ति का राइज होता है, और चालुक्यों की 2 ब्रांचेज हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न। जो ईस्टर्न ब्रांचेज है, सॉरी इसमें गलत लिखा है, ईस्टर्न ब्रांचेज है वो है आंध्र प्रदेश में, और वेस्टर्न ब्रांचेज है वो है महाराष्ट्र में। तो 2 इनके वातापी के चालुक्य, यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट है वो वातापी के नाम से है, और ईस्टर्न पार्ट है पूर्वी जो चालुक्य वो वेंगी के चालुक्य के नाम से उनको जाना गया है। 12वीं सदी के अंत तक चालुक्य साम्राज्य का डिक्लाइन हो जाता है, और उसके स्थान पे नई रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर के आती है, जिसमें 2 प्रमुख शक्तियाँ हैं, एक यादव डायनेस्टी और दूसरा काकतीय डायनेस्टी। इन दोनों को भी बाद में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इनको भी हरा करके ना दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया जाता है। चालुक्यों का अपने समकालीन चोल हैं उनके साथ हमेशा स्ट्रगल चलता रहा है, यानी कि एक दूसरे को यो नीचा दिखाने की कोशिश हमेशा करते रहे हैं। जहाँ तक चोलों की बात है, पल्लव डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद चोल जो डायनेस्टीज़ हैं, चोल एम्पायर है, उसका राइज होता है। हालांकि आप लोगों को याद होगा ईसा सन के आसपास चोल, चेर, पांडेज 3 पावर्स होती हैं, यानी कि चोल का जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले भी रह चुका है, लेकिन चोल जो एम्पायर की बात है वो 9th सेंचुरी से ही उसका राइज होता है। तंजौर या तंजावुर जो आधुनिक तमिल क्षेत्र में है उसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। चोल साम्राज्य 2 वजह से काफ़ी फेमस है। एक अपना विशाल क्षेत्र है, पूरा 2 दक्षिण भारत है उसको कवर किया जाता है, और दूसरा अपने बड़े बड़े टेम्पल्स की वजह से, मंदिर बनाने की वजह से ये फेमस रहा है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में, नॉर्मली कहा जाता है कि भारत ने कभी किसी दूसरे के क्षेत्र पे हमला नहीं किया है या कभी अपना साम्राज्य नहीं फैलाया है, हमेशा दूसरी विदेशी शक्तियों ने भारत पे आकर के ना अपना राज्य फैलाया है। लेकिन चोल इसका अपवाद है। इन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों जैसे श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया यहाँ पर अपना साम्राज्य फैलाया, और इनकी मेन बात क्या है कि इनके पास नेवी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, और इस वजह से ये पूरे क्षेत्र में अपना रूल या एम्पायर क्रिएट कर पाते हैं। 13वीं सदी के अंत तक तो चोल साम्राज्यों का भी पतन हो जाता है, और इसके स्थान पर भी कई रीजनल पावर्स आ जाते हैं, क्षत्रिय शक्तियाँ उभरती हैं, जैसे पांडे, काकतीय, होयसेल, और इन सभी को मलिक काफूर के द्वारा हराया जाता है।
हालांकि इनको अपने राज्य में नहीं मिलाया जाता है। तीसरा जो भाग है वो है राजपूत काल का है, या राजपूत राजाओं का है, राजवंशों का है, जिनका समय 750 से 1200 के तक है। और 1200 के बाद एक नया पावर शुरू होती है, दिल्ली सल्तनत, वो मेडिवल पीरियड में आता है, वो हम मेडिवल पीरियड में उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये लगभग 400, 450, 500 सालों का जो पीरियड है, इसमें बहुत से राजपूत राज्य होते हैं। गुर्जर प्रतिहार जो हम ऊपर देख चुके हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष का एक मेन शक्ति थी। उसके डिक्लाइन के बाद अनेक रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय शक्तियों का अस्तित्व होता है, और इनको इतिहास में राजपूत राज्यों के नाम से जाना जाता है। राजपूत वैसे शब्द का मतलब होता है राजा का पुत्र, राजा का बेटा, यानी कि ये अपनी शक्ति, अपनी जो सैन्य शक्ति है या वीरता के लिए जाने जाते हैं और युद्धों में काफ़ी वीरता दिखाते हैं, इसलिए इनको राजपूत कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति के बारे में दो विचार हमें देखने को मिलते हैं। एक विचार ये है कि ये विदेशी उत्पत्ति है, यानी कि ये विदेशी शक्तियाँ हैं, उनके वंशज हैं, और दूसरी उत्पत्ति है वो भारतीय उत्पत्ति का है। इसका मतलब ये है कि इनकी उत्पत्ति भारत में होती है, यह भारत की ये मूल शक्ति है। प्रमुख राज्य राजपूतों के हैं वो है मालवा के परमार, यानी उत्तर प्रदेश में जो मालवा, गुजरात में जो जगह है मालवा, उसके परमार, कन्नौज उत्तर प्रदेश के गहड़वाल, अजमेर के चौहान, दिल्ली के तोमर, हालांकि बाद में दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, जेजा भुक्ति यानी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के चंदेल, और जबलपुर मध्य प्रदेश के कलचुरी। ये प्रमुख राजपूत डायनेस्टीज़ हैं। राजपूत हालांकि अपनी वीरता के लिए फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनमें एकता का अभाव था और आपस में उनका संघर्ष चलता रहता था। इसी एकता के अभाव की वजह से जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, एक के बाद एक, जैसे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, यहाँ पे आते हैं और एक एक करके इनको हरा देते हैं और इनके जगह पे अपना खुद का सल्तनत या दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। प्रमुख राजवंशों की अगर बात करते हैं तो प्रमुख राजवंश इस पूरे पीरियड में, यानी कि 750 से 1200 के बीच में जो हैं, वो एक एक करके हम बात करते हैं। तो पाल वंश बंगाल में है, इसके संस्थापक गोपाल हैं, 750 से 770 के बीच में है। फेमस रूलर्स इस डायनेस्टी के हैं, प्रसिद्ध शासक धर्मपाल, देवपाल और महिपाल। हालांकि इनकी क्या क्या खास उपलब्धियां हैं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। गुर्जर प्रतिहार की अगर बात करते हैं तो इनका जो प्रथम ऐतिहासिक पुरुष है, यानी कि जिसके बारे में हमारे पास जानकारी मिलती है, वो हरिश्चंद्र है, यानी इसी को हम संस्थापक मान सकते हैं। इनके प्रमुख शासक, फेमस रूलर्स इस डायनेस्टी के हैं, वो नागभट्ट प्रथम 730 से 56 के बीच में, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज जो इस डायनेस्टी का सबसे पावरफुल या सर्वाधिक फेमस रूलर रहा है, महेंद्रपाल और महिपाल, ये इनके फेमस रूलर्स हैं। तीसरी शक्ति है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों के जो संस्थापक है दंती दुर्ग हैं। चालुक्यों की दो ब्रांचेज इतिहास में देखने को मिलती है। एक 5वीं 6वीं शताब्दी में है, जिनको हरा करके ना राष्ट्रकूट आते हैं, और एक दूसरी 9वीं शताब्दी में है जो राष्ट्रकूटों को हरा के आते हैं। तो चालुक्य हैं, उनको हरा के राष्ट्रकूट आते हैं, राष्ट्रकूटों को हरा के फिर चालुक्य आ जाते हैं। तो इनको बादामी के चालुक्य कहते हैं। इनके प्रमुख शासक है कृष्ण प्रथम, दूसरा शासक ध्रुव, गोविंद थर्ड, अमोघवर्ष, इंद्र थर्ड, कृष्ण थर्ड, यानी काफ़ी लंबी लिस्ट है इनके फेमस रूलर्स की, काफ़ी अचीवमेंट्स रही है इन रूलर्स की। अगला जो ग्रुप है राजवंश है वो है पश्चिमी चालुक्य, जिनको कल्याणी के चालुक्य के नाम से जाना जाता है। इनके संस्थापक या फाउंडर हैं तैलब सेकंड, 973 से 97 के बीच में है। फेमस रूलर इस डायनेस्टी के हैं सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य षष्ठम और सोमेश्वर थर्ड। चालुक्य की जो दूसरी ब्रांच है, जिसको हम पूर्वी चालुक्य या वेंगी के चालुक्य कहते हैं, उसके संस्थापक विष्णुवर्धन है, 615 से 33 के बीच में होते हैं, और फेमस रूलर है जयसिंह फर्स्ट और विजयादित्य फर्स्ट। चोल साम्राज्य का संस्थापक फाउंडर है विजयालय, जिसने 850 से 875 के बीच में रूल किया है, और फेमस
जो रूलर्स हैं इस डायनेस्टी के वो आदित्य प्रथम, प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गंगा घाटी तक आक्रमण किया था, इसलिए इनको गंगई कोंडचोलपुरम की उपाधि के नाम से ही अपने आप को फेमस करवाते हैं। लास्ट पार्ट है इस रूलिंग ग्रुप का, वो है राजपूत राज्य, जिसके बारे में हल्का सा ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके फेमस रूलर्स में बात करते हैं। कन्नौज गहड़वाल के जो राज्य है उसका संस्थापक फाउंडर है चंद्रदेव, जिसने 1090 से 1103 के बीच में रूल किया। फेमस रूलर है गोविंद चंद्र और जयचंद, जिसके बारे में माना जाता है, इतिहास प्रसिद्ध है, कहते हुए जयचंद ने गद्दारी कर दी थी और पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, इसकी वजह से यहाँ पर मोहम्मद गोरी शासन करता है। तो ये फेमस जो जयचंद है ये गहड़वाल डायनेस्टी का रूलर है। अगला जो शासक है वो बुंदेलखंड के चंदेल है और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। आप लोगों ने किसी ने अगर मूवी देखी थी तो इसमें एक मूवी आई थी इसी से रिलेटेड थी, रणवीर सिंह की और दीपिका पादुकोण की। उस मूवीज़ में भी इस क्षेत्र को काफ़ी दिखाया गया था। इसका ये बुंदेलखंड के जो चंदेल हैं ये अपने मंदिरों के लिए, खजुराहो के मंदिर हैं वो काफ़ी फेमस हैं, उसके लिए इनके विश्व प्रसिद्ध मंदिर इन्हीं के द्वारा बनवाए गए हैं। इनके जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, वो नन्नूक हैं, 831 में है। और फेमस रूलर्स हैं यशोवर्मन, धंग, गंड और विद्याधर। मालवा जो गुजरात का जो क्षेत्र है इसका जो संस्थापक है परमार के वंश डायनेस्टी है, ये इसका संस्थापक सीएक सेकंड है 945 से 72 के बीच में। हालांकि डेट और नाम बड़े ऐसे लग रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड हैं, कैसे याद रखना इनको है। एक दो बार अगर आप सुनेंगे एक दूसरे से इनको इंटरलिंक करेंगे तो ये थोड़ा इजी हो जाएंगे। और फेमस रूलर जो मालवा का है वो भोज परमार के किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं। भोज, राजा भोज के बारे में बहुत सी कहानियाँ भी बनी हुई हैं, लोक कथाओं में भी इसका काफ़ी नाम आता है। और इन्होंने ही भोज के नाम से झीलें वगैरह, शहर वगैरह वो बनवाए हैं। अगला है चालुक्य वंश, गुजरात में है, संस्थापक मूलराज फर्स्ट है और फेमस राजा भीम प्रथम है। मोहम्मद गोरी ने 15 बार भारत पे आक्रमण किया था, जिसमें 2 बार हारता है, तो एक बार जो हराने वाला है वो इसका भीम प्रथम है। पहली बार जिसने हराया था वो भीम प्रथम ही है और दूसरी बार जो हराया जाता है वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है। तो सबसे पहले गुजरात के से अटैक करने की कोशिश करते हैं मोहम्मद गोरी, लेकिन यहाँ से पराजय होने के बाद फिर राजस्थान वाली साइड से दोबारा से कोशिश की जाती है। और लास्ट है शाकंभरी यानी अजमेर के चौहान हैं, इनके संस्थापक वसुदेव हैं। फेमस रूलर्स जो हैं वो हैं सिंहराज, भीम थर्ड, अजयराज, विग्रहराज फोर्थ और पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान के नाम से। बाद में दोनों दिल्ली के तोमरों को और अजमेर के चौहानों को मिलाकर के ना एक डायनेस्टी बन जाती है। तो ये प्रमुख डायनेस्टीज़ के बारे में हमने बात की थी। इस वीडियो में इतना ही है। अगला जो वीडियो इसका पार्ट रहेगा वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्ज़ाम बेस्ड रहेंगे। अगर किसी ने वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ ज़रूर बताएं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।